हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही प्रत्येक प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह हमारे चारों ओर जो है वह सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर क्रिया भी करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर बात करें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ जो है अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। परि और आवरण, परि प्लस आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो याद रखिएगा, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वे आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, पर्यावरण और उसकी अंतः क्रिया के बारे में जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो इसको आप एक बार एनालिसिस करिए। चीज देखिए, डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझने में आसान होता है, ज्यादा समय तक याद भी रहता है। तो कोशिश करिए सिनॉप्सिस के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझना, ठीक है। जैसे ये पर्यावरण है। पर्यावरण के जो घटक हैं जैसे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, यानी वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल, और जीवमंडल में पौधे, जंतु, जलमंडल में हिमनद, झील, नदी, सागर, और स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण देखिए एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से जो है इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं। पहला है भौतिक या अजैविक संगठक, जिसमें स्थल, वायु, जल सम्मिलित होता है। दूसरा है जैविक संगठक, जिसमें पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, तथा तीसरा है ऊर्जा संगठक, जिसमें सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित होता है। अतः पर्यावरण कई संगठकों से जो है निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद और लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। यहां पे आप जो है पर्यावरण और उसकी संरचना के बारे में डायग्राम के माध्यम से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्यावरण है। पर्यावरण जो कारक स्तर पे है संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। विभिन्नताओं के जो कारण है क्या क्या है, तो जलवायु में परिवर्तन है, मृदा का प्रकार भिन्न भिन्न है, स्थलाकृति में जो अंतर है, जो स्थलाकृति है कई मैदान है, पर्वत है, पठार है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे विभिन्नताएं हैं। संगठक जैसे भौतिक, जैविक, ऊर्जा। भौतिक में स्थल, वायु, जल आता है। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव आता है। और ऊर्जा में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आता है, ठीक है। और स्तर क्या है, पर्यावरण स्तर जो है जीवाणु का पर्यावरण लघु स्तर पर, और बृहद स्तर पर अगर बात करें तो वृक्षों का जो है पर्यावरण जो है यह बृहद स्तर पे है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। पहला है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं के प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। पर्यावरण का एक अभिप्राय यह भी है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर जो है घेरे हुए होती है, यह भी इसका अभिप्राय है।
तीसरा जो है भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होते हैं, यह भी जो है पर्यावरण का अभिप्राय ही है। तो उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा, यानी डी ऑप्शन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर बात करें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो सही जवाब है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से, यानी उपयुक्त सभी से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण एक जो है अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से जो है इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं। पहला भौतिक या अजैविक संगठक जिसमें स्थल, वायु, जल। जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास, विकास की देखिए वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धारणीय विकास क्या है? विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान के आवश्यकताओं के साथ साथ, जो वर्तमान में हमारी जो आवश्यकता है उसके साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वही आपका धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। और इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास ही था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन के लिए आवश्यक जैव भौतिक, सामाजिक, पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। और इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति जो है, प्रकृति की अपनी एक सुंदरता है, अपने आप में एक सुंदर चीज है और अपनी इसकी सीमाएं हैं। हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें और उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं के उपलब्धता पर आधारित होती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी सूचनाएं हैं जिनके उपलब्धता पर यह आधारित है टिकाऊ विकास। देखिए इसका जो वर्गीकरण है 2 रूपों में किया गया है। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, जिसके अंतर्गत जैविक अधिवास से संबंधित सूचनाएं, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सूचनाएं, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के बारे में जो सूचनाएं हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टिकाऊ विकास में जो दूसरी आवश्यक सूचनाएं हैं जो मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित हैं, वह जनसंख्या वृद्धि दर, कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जनसंख्या का आकार क्या है, विभिन्न संसाधन
और खाद्य उपलब्धता कितना है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं क्या हैं, औसत जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर की, ये सारे सूचनाएं जो हैं टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि और भौगोलिक सूचना तंत्र और पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है और फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कथन ए है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। यानी जो भावी आने वाला यानी फ्यूचर में जो जरूरतें हैं इसको प्रभावित किए बिना जो वर्तमान की आवश्यकता है इसकी भी पूरी करे। इस तरह से जो है यह है आपका सतत विकास। इसका तात्पर्य मानव समाज का सतत विकास या सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन के लिए आवश्यक जैव भौतिकी और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी सतत विकास के लिए जो है जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध और उसका नियंत्रण करना भी यह आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना सतत विकास के लिए आवश्यक है। उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटाना भी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं के उपलब्धता पर आधारित होती है। और इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी पर इसके लिए इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया गया है, या कहीं से भी हमें जो है इसके बारे में जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।